वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का पूरा चैप्टर एक वीडियो में, जिसमें कि आपको इस साल के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी इंपॉर्टेंट रीजनिंग प्रॉब्लम्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ इस वीडियो में फॉर योर एग्जाम्स हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर सुनना है ताकि आपके सभी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में से इसके साथ क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो डी ब्लॉक होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक होता है। ठीक है, तो ये सभी ग्रुप्स आते हैं डी ब्लॉक के अंदर, इसको हम नाम देते हैं डी ब्लॉक। इसका एक और नाम रखा गया है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक का ये नाम क्यों रखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में है। जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उनके बीच में आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लेकर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बिटवीन के चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनकी अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो सभी एलिमेंट्स जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, मतलब डी में जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। ठीक है, तो इनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, मतलब ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल ना हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 8, 9, 7, 1, 2 ऐसे कोई भी वैल्यू हो। ठीक है ना, कंप्लीट बिल्कुल नहीं होने चाहिए 10। इन देयर ग्राउंड स्टेट, मतलब जो उनकी सिंपल नॉर्मल स्टेट होती है, और या फिर उनकी किसी भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सी यू है। ठीक है, सी यू अपनी ग्राउंड स्टेट में तो उसका डी ऑर्बिटल होता है फिल, बट जब हम उसका आयन बनाते हैं Cu2 पॉजिटिव तो उसके पास होता है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड, इसलिए उसे हम बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी है, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, ना ही तो उनकी ग्राउंड स्टेट में और ना ही किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते। बट ये डी ब्लॉक की सभी सीरीज के एंड पर आते हैं, इसलिए इनकी स्टडी भी डी ब्लॉक के अंदर ही हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपके पास बन रही है n-1 डी में होंगे 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर n-1 का मतलब क्या है? मतलब है कि अगर यूज होगा यहाँ पर 4s, मान लीजिए यहाँ पर यूज हो रहा है 4s ऑर्बिटल, तो उसके लिए यूज होने वाला है हमारा उससे एक पिछले शेल का डी ऑर्बिटल। मान लीजिए अगर यहाँ पर 4s यूज हो रहा है तो हमारा यूज होगा 3d। अगर मान लीजिए यूज हो रहा है यहाँ पर 5s तो उसके साथ होगा 4d। ऐसे ही अगर यूज हो रहा है 6s तो उसके साथ यूज होगा 5d। ठीक है, इसलिए हम इसे ऐसे यहाँ पर लिखते हैं कि ns और उनके साथ यूज होगा n-1d, जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स होंगे। इसमें 1 से लेकर आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और s में आ सकते हैं 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इनकी होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है हमारा पूरा डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें टोटल है 4 सीरीज। ठीक है, और ग्रुप हैं 3rd से लेकर 12 तक। इनमें से ये जो हमारी सबसे पहली सीरीज है जो कि स्कैंडियम से शुरू होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर शो की गई है। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर है अप टू द 30। ठीक है, और ये जो हमारा जिंक है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली बन रही है 3d10 एंड 4s2। ठीक है, तो जिंक का आयन सिर्फ एक बनता है, जिंक 2 पॉजिटिव, तो इसके पास डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल रहता है। इसके अलावा ये जो Cr है और ये जो Cu है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूर याद रखनी है। इनमें कुछ एक्सेप्शन है। इसमें डी जो होता है हमारा सब शेल, उसको यहाँ पर हाफ फिल्ड बनाया गया है, और यहाँ पर डी को बनाया गया है कंप्लीटली फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन एस में से यूज कर। तो बाकी सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरूर बनाकर देखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, आपके एग्जाम्स के लिए बाकी के सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस विद नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और फिजिक्स एंड मैथ्स की भी सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस
के लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ से ओपन कर कर उन सभी यूनिट्स की वीडियोस को जरूर देखना है और हमारी सभी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते रहना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आता है इनका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड, यहाँ पर इसका जो बिहेवियर है वो कुछ इररेगुलर सा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्कैंडियम से लेकर सीआर तक तो होता है डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है एज इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो न्यू होता है, जैसे स्कैंडियम से हम आगे की तरफ एक एक एलिमेंट तक होकर आगे आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी एंटर होता है और न्यूक्लियर का चार्ज भी इंक्रीज होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में एंटर होगा और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर। शील्डिंग मतलब कि वो न्यूक्लियर की फोर्स को रोकता नहीं है, इसलिए इसका साइज छोटा होता रहता है। और बीच में आकर जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए ऑलमोस्ट एक जैसा ही साइज होता है, क्योंकि जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स की गिनती ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया और वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर गया, तो इसलिए साइज ऑलमोस्ट वही रहता है। तो एंड में जाकर साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर गिनती और ज़्यादा हो गई है। डी में 7, 8, 9 तक इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण के साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, 4D एंड 5D, जिनमें के ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, दे हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने के साथ उनके एटॉमिक साइजेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के। ये हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होती है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है मेटालिक करैक्टर। ऑल आर मेटालिक, क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज लो होती हैं और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन जो है वो इनकी जनरली हाई रहती हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, ये इनके लिए यहाँ पर हाई भी हो सकती हैं और लो भी हो सकती हैं, डिपेंड करती हैं ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनेगी और उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और उतनी ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई रहेगी। तो एटमाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को उसके हमें एटम्स में वहाँ पर ब्रेक करना है, मतलब सभी एटम्स जो कि फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स के साथ, उनको वहाँ पर अलग अलग करना है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो जिंक एंड के जो इन सीरीज के जो एंड मेंबर्स हैं, जिंक, कैडमियम एंड द मरकरी, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं, यानी कि ये सभी सॉफ्ट होते हैं। और जो मरकरी होता है आप लोगों को सबको पता है कि वो तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है, तो अगर कंप्लीटली फिल होगा तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये डी में होते हैं 5 आगे बाद में ऑर्बिटल, तो इसमें हमें रखने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक रखेंगे। ठीक है, ये हो गए 5, फिर एक एक और रख देंगे 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए ऐसे ही ये जो यहाँ पर Mn है यानी कि मैग्नीज है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट अनएक्सपेक्टेडली लो होता है, क्योंकि इसकी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जिसके साथ ये जो है वो दूसरे एटम्स के साथ मेटेलिक बॉन्ड्स इफेक्टिवली नहीं बना पाता, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली लो है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में रीजंस ही पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर साथ में लिख देना है। इसके बाद आती है इन सभी की यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज में भी कुछ रेगुलर बिहेवियर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। हम यहाँ से कुछ एक्सेप्शंस को याद रख सकते हैं, जैसे कि Cr है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d5 4s1, तो इसकी जो यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो रहेगी लो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इजीली रिमूव होकर ये स्टेबल बन जाएगा हाफ फिल्ड होकर। ठीक है, बट इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही हाई रहेगी,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद वो स्टेबल हाफ फिल्ड हो चुका है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम आपको Cu के बारे में भी देखना है। ठीक है, कॉपर में भी आर्गन होता है, 3D10 एंड 4s1 होता है, इसमें भी आपको सेम बिहेवियर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर Fe है। ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आयरन है, इसकी भी जो यहाँ पर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है। थर्ड क्यों लो होती है? क्योंकि आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है? आर्गन, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका एटॉमिक नंबर है 26, तो ये बन गया आगे 4s2 होते हैं और 3D में आएंगे 6। जब इलेक्ट्रॉन से रिमूव करने हैं, मतलब हमें Fe2 पॉजिटिव आयन बनाना है, तो सबसे पहले s वाले बाहर जाएंगे, तो ये वाले रिमेनिंग रह गए 3d6। अब इसको हाफ फिल्ड बनाने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव आयन, यानी कि फेरिक आयन। ठीक है, फेरस से फेरिक, तो ये बन जाएगा हाफ फिल्ड स्टेबल, इसलिए जो इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है IE3 वो लो होती है। ठीक है, ओके। तो नोट्स के साथ आप लोगों को वीडियो अच्छे से सुननी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा यहाँ पर चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट इसमें, वो मैं आपको इसमें बता दूंगा, तो आपको अपने नोट्स पर साथ में ही इन सभी की पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो सभी होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यही मेनली रीज़न बनता है कि इनके एटॉमिक रेडियस या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पीज में हमें कोई रेगुलर बिहेवियर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें जो यहाँ पर इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है, मतलब जो एक अंदर वाला शेल है, यानी कि जो यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, उनके यूज होने के साथ ये सभी बिहेवियर यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि Fe है, इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, एक है +2 एक है +3। ऐसे ही और सभी एलिमेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन जाती हैं, +1 2 +3 +4 +5। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो यहाँ पर इनकम्प्लीटली फिल हुए होते हैं और वो भी बोन फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं, जिसके साथ के यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी शो हो सकती हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ओनली स्कैंडियम जो सबसे पहला एलिमेंट है डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है 4s2 3d1, ये अपने सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ ही यूज कर लेता है और ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। और इनमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी कंपाउंड हैं, ये जो यहाँ पर OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि निकल अपने साथ कार्बन मोनोक्साइड जो कि CO यानी कि कार्बोनाइल। ठीक है, तो मेटेलिक कार्बोनाइल्स यहाँ पर बन जाते हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। ठीक है, तो इनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 रहती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो Mn है, मैग्नीज है, दिस शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 से लेकर +7। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबसे पहली सीरीज है उसमें यही दिखाता है, यानी कि मैग्नीज ही दिखाता है। ठीक है, वो +2 से लेकर +7 तक सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिल सकता है, अपने कंपाउंड्स बनाता है यानी कि। ओके, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं इनकी, यानी कि +6 +7 आर शोन इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स ओनली। वाई? ठीक है, सिर्फ ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स में ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो है वो इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज है एंड इनका साइज भी छोटा है, इसलिए ये किसी भी जो मेटल होता है, उस जो भी एलिमेंट है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को बना सकते हैं। ठीक है, सो दे ब्रिंग आउट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल इन साइज। तो ये छोटा सा रीजन आपको याद हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से रीड किया है तो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में जरूर जानकारी होगी। जब हम किसी हाफ सेल यानी कि एक बीकर में आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन विद इट्स रोड रखा हुआ है, उन दोनों में जो वहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर जो मोस्टली यूज होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं,
ई नोड ऑफ M2 पॉजिटिव एंड M। इसका मतलब क्या है कि ये जो M2 पॉजिटिव आयन है इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर कर M बनने की कितनी टेंडेंसी है, ठीक है, इस रिएक्शन के होने की कितनी टेंडेंसी है, ये जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट करती है। अगर इसकी वैल्यू होगी लार्ज पॉजिटिव, मतलब ये जो आयन है ये बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ऐड करवाएगा, गेन करेगा और खुद M में चेंज हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो होगी +2 वो बिल्कुल नहीं स्टेबल रहेगी क्योंकि वो तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल, इज दैट M2 पॉजिटिव इज नॉट मच स्टेबल, ठीक है। ओके ये जो ई नोड वैल्यूज होती हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं, ये डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन पर, ठीक है। सबसे पहले सॉलिड से हम बनाएंगे गैसियस जो एटम्स, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा और फिर उनकी होगी हाइड्रेशन, क्योंकि वो जब जाएंगे सोल्यूशन में तो उनकी वहाँ पर हाइड्रेशन होगी, ठीक है। तो इन सभी पर ये डिपेंड करेगी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हमसे ये चीज़ पूछी गई है कि वाई ई नोड वैल्यू दैट इज M2 पॉजिटिव से जो M फॉर्म होने के यहाँ पर टेंडेंसी है फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, यानी कि Cu2 पॉजिटिव से अगर हमें Cu बनाना है, इसकी जो ई नोड वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट, मतलब ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसका हमें रीज़न बनाना है। नाउ बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कॉपर सॉलिड टू कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस आयंस, ठीक है, क्योंकि हमें कॉपर के सॉलिड जो होते हैं उसको उसके आयंस में चेंज करने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एंड इट इज़ नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है लो। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है कि ये जो आयंस हैं जब इनके साथ वाटर की इंट्रैक्शन होती है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो हमें कॉपर सॉलिड को कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस में चेंज करवाने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी चाहिए, बट इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी तो लो होती है जहाँ से एनर्जी यूज़ होनी है। देखिए ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना ये हमेशा रिलीज होने वाली है, ठीक है, ये हमेशा बाहर निकलेगी, मतलब इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज का साइन होगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये रिलीज होती है और ये जो एनर्जी है ये यहाँ पर अब्जॉर्ब होगी और दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है रीज़न, दिस इज इनफ, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद है सेकंड, यहाँ पर है कि वाई ई नोड वैल्यू ऑफ M3 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव, यानी कि अब ये जो है वो ये जो इस आयन से एक इलेक्ट्रॉन गेन होकर M2 पॉजिटिव आयन बनने वाला है, इज मच मोर पॉजिटिव देन फॉर द Cr3 पॉजिटिव से अगर बने Cr2 पॉजिटिव या फिर Fe3 पॉजिटिव से बने Fe2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो Mn3 पॉजिटिव आयन है ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है देन दीज टू Cr3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि M2 पॉजिटिव किसी न किसी रीजन के साथ यहाँ पर स्टेबल होगा, इसलिए वो जल्दी से उस फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखते हैं, अब देखिए ये जो Mn2 पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 3d5, यानी कि स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसीलिए इसकी वैल्यू काफ़ी हाई है। क्योंकि अगर होगा Mn3 पॉजिटिव इसके पास होगा D4, तो वो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन अपने में गेन कर कर Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा ताकि वो क्या बन जाए, D5 बन जाए, मतलब कि स्टेबल हाफ फिल्ड हो जाए, इसलिए ऐसा होता है। और इसीलिए क्या होगा कि ये जो Mn3 पॉजिटिव है ये एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है कि जितनी ई नोड वैल्यू हाई होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग ये जो आगे वाला आयन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। रिपीट करता हूं मैं, जितनी ई नोड वैल्यू हाई रहेगी आगे वाला आयन उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। ओके तो आगे चलते हैं। तो ये सब कुछ साथ में जरूर आपको नोट डाउन करना है क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो वो आप लोगों को साथ में ही नोट डाउन करते जाना है। इसके बाद है कि कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर 1 मतलब कि Cu पॉजिटिव के जो होते हैं कंपाउंड्स वो जो एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल क्यों रहते हैं, क्योंकि कॉपर 1 जो है वो जब एक्वस सॉल्यूशन में आता है तो उसकी हो जाती है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि
किसी सेम सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए इन द सेम रिएक्शन। यानी कि Cu पॉजिटिव आयंस दो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर एक बना लेता है Cu2 पॉजिटिव, एक बना लेता है Cu। ठीक है, तो वो Cu2 पॉजिटिव आयन और Cu में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मींस व्हेन वन ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल, ये वाली बन गई लेस स्टेबल, एंड चेंजेस टू वन लोअर एंड वन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी एक और एग्जांपल है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि MnO4 2 नेगेटिव है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है 6। वो जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो बना लेता है MnO4 1 नेगेटिव, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 और साथ में MnO2 एंड वाटर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है कि वाई Cr2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एंड Mn3 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग when both have the D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि Mn3 पॉजिटिव क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट Cr2 पॉजिटिव एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसका रीजन आप लोगों को अच्छे से अभी यहाँ पर याद रखना है कि जो Cr2 पॉजिटिव होता है उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंजेस फ्रॉम 3D4 टू द 3D3। ठीक है, अब देखिए Cr2 पॉजिटिव में क्या होगा कि वो D4 से चेंज हो जाएगा D3 में। अब देखिए जब Cr का केस है तो D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है क्योंकि वो हाफ फिल्ड सबशेल बना लेती है T2G वाला। वो क्या होता है, अब देखिए कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जब 6 लिगेंड्स इस आयन को अप्रोच करते हैं, मान लीजिए कोई 6 आयन्स इसके पास आ गए हैं, तो डी ऑर्बिटल में जो होते हैं 5 ऑर्बिटल उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। एक लो एनर्जी के वहां पर बनते हैं शेल्स, एक बनते हैं हाई एनर्जी के शेल्स। तो अब इसमें अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं 1 2 3 तो ये बन जाती है T3 2Tg। ठीक है, 2G ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि ये सभी हाफ फिल्ड शेल्स हैं, इसलिए ये वाला स्टेबल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि Cr2 पॉजिटिव चेंज हो जाता है इनटू Cr3 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर। ठीक है, अब इसमें कौन सी है कन्फिग्रेशन, D3 कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज फॉर द हैं कि Mn, तो Mn3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड करवाता है, गेन करता है, और वो D5 बन जाता है क्योंकि वो वहां पर स्टेबल हाफ फिल्ड होता है इसलिए। ठीक है, आल्सो इनकी जो ई नोड वैल्यूज हैं वो भी आप लोग याद रखकर उसका भी यहाँ पर साथ में ही उसको भी साथ में ही आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ई नोड वैल्यू इसकी है यहाँ पर +1.57 जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई है, इसका मतलब ये इसमें जल्दी चेंज हो सकता है। इसकी वैल्यू के आगे साइन है नेगेटिव, इसका मतलब इससे इस आयन को बनाना काफ़ी मुश्किल है, बट ऑपोजिट चीज़ हो सकती है, यानी कि Cr2 से Cr3 पॉजिटिव बन सकता है। ठीक है, तो इसके बाद है कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इररेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें एक इररेगुलर जो यहाँ पर वेरिएशन है वो क्यों होती है। दिस इज बिकॉज वेरिएशन इन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आयंस जो हैं वो बन जाते हैं हाफ फिल्ड स्टेबल, कुछ बन जाते हैं कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल, इसलिए इन सब की आयनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यूज़ हैं उसमें एक इररेगुलर वेरिएशन होती है। एंड आल्सो जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है तो वो सबसे पहले S से रिमूव होते हैं और बाद में D आता है, और जिसके कारण के 4s एंड 3D की एनर्जीज जो हैं वो यहाँ पर अल्टर हो जाती है, यानी कि इनकी हाई और लो बाद में एनर्जीज हो जाती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है, और साथ में हम कुछ एग्जांपल्स दिखा सकते हैं कि जो Cr है उसकी सबसे पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर वो बन जाएगा हाफ फिल्ड। ये मैंने आपको इससे पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ से रीजनिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, हाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दूसरे एलिमेंट्स से कुछ अलग है, और क्यों अलग है
ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है, इनमें अब क्या है कि जो हमारे एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओनली इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो सबसे बाहर वाला शेल यूज हो रहा है, चाहे वो 4s हो 4p हो, ठीक है ना, 3s हो 3p हो 2s 2p हो, उनके ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, सभी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज। बट जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो सभी रिएक्शंस में यूज होने वाले हैं वो एक तो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं और साथ में ही डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेन अल्टीमेट शेल। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक जो अंदर वाला शेल होगा, अगर 4s है तो कौन सा यूज होगा, 3d, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है। मेन शेल से एक शेल जो यहाँ पर ये अंदर वाला होगा, ठीक है ना, उससे एक ये पीछे वाला शेल होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन साथ में ही यूज होते हैं, वो भी सभी यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दूसरे एलिमेंट से कुछ अलग रहती है, ठीक है। इसके बाद है कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ये सभी रीजनिंग प्रॉब्लम्स प्लीज अच्छे से याद रख लीजिए। तो इसके बाद हमें पूछा गया है कि जो Mn है, दिस शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द +7 विद ऑक्सीजन, बट विद फ्लोरीन इट शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली +4। हमने इससे पहले ये बात रीड की थी कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स में शो होती हैं। अब ऑक्सीजन तो यहाँ पर +7 वाली शो है, ठीक है ना, करवा सकता, बट फ्लोरीन के साथ सिर्फ होती है +4। इसका रीज़न हमें बताना है। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मल्टीपल बॉन्ड बनाकर स्टेबल करता है, जो कि फ्लोरीन के केस में बिल्कुल नहीं बन सकते, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। एक और है यहाँ पर प्रॉब्लम दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। द मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द सेकेंड एंड द थर्ड सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकेंड एंड थर्ड सीरीज में हमें मेटालिक बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं काफ़ी, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए दिस इज बिकॉज क्योंकि 4d एंड 5d एलिमेंट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लार्जर देन दोज ऑफ द 3d एलिमेंट्स। जो हमारी सबसे पहली सीरीज है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसमें यूज होते हैं यहाँ पर 3d शेल्स, बट बाद में यूज होते हैं 4d एंड 5d, उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एलिमेंट्स आर लूजली बाउंड, ठीक है, साइज इंक्रीज होने के साथ वो लूजली बाउंड होते हैं, एंड ईजिली फॉर्म द मेटालिक बॉन्ड्स, इसलिए ईजिली वहां पर मेटल मेटल बॉन्डिंग बन जाती है। तो मतलब मेन आपका याद रखने वाला यही सिंपल सा रीजन होता है कि वो लूजली बाउंड है तो मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं। लूजली क्यों बाउंड है, क्योंकि साइज बड़ा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सभी रीजंस आपको अच्छे से याद रखने हैं, ओके। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली फॉर्म द कलर्ड आयंस। इनके जो आयंस होते हैं मोस्टली उनके अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है वो हमें अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं या फिर उनके जो एटम्स होते हैं उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर इससे पहले भी हमने एक चीज एक्सप्लेन की थी, वो क्या थी, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करेंगी, इनके जो अलग अलग रंग दिखेंगे वो भी इन पर ही डिपेंड करेंगे, आगे इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो भी इन्हीं पर ही डिपेंड करेंगी। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर हमारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ये सब कुछ इन्हीं पर ही एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आगे मैं आपको इनको सोल्व करना भी ने की भी एक दो एग्जाम्पल्स हम इसमें सोल्व कर देंगे, तो आपको इनको सोल्व करना भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर दे फॉर्म्ड द colored compounds because they absorb the energy from the visible light। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने विजिबल जो एनर्जी है उनको अब्जॉर्ब करना है, एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट्स प्रमोटेड फ्रॉम द वन एनर्जी लेवल टू अनदर इन द सेम डी सबशेल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की हो जाती है स्प्लिटिंग ऐसे, तो सेम डी जो यहाँ पर शेल होगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जब इसमें कोई भी एनर्जी ऐड होगी तो वो ऑक्साइड होकर यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इनमें अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में से रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और दिस इज नोन एज द डी डी ट्रांजिशंस। इसको हम क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन, यानी कि डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में ऑक्साइड हो जाना। ये भी एग्जाम में बहुत बार ही पूछा जाता है कि व्हाट आर द डी डी ट्रांजिशंस। अब
जिस आयन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे वो सभी क्या बनेंगे, दीज आर द कलरलेस। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि वाई जिंक 2 पॉजिटिव कंपाउंड्स या फिर Cu पॉजिटिव कंपाउंड्स या फिर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर द कलरलेस, तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके लिए सोल्व करते हैं स्कैंडियम। ठीक है, अब देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 4s2 एंड 3d1। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाले सभी चले जाएंगे, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव क्या बन जाएगा, ओनली आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही रह जाएगी। अब इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अनपेड का मतलब होता है किसी एक ऑर्बिटल में ओनली सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि उसमें 2 आ सकते हैं, सिर्फ एक रखा गया हो। ठीक है, ऐसे ही इनका मैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है, सुनो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये होंगे यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट करेंगे अगर इनके पास होंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि Mn2 पॉजिटिव है, इसके पास होते हैं D में 5। अब देखिए D में यहाँ पर है 5, इसका मतलब क्या है, ये होते हैं 5 D ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हम पहले रखेंगे। अब अगर और होते तो हम यहाँ पर और रख देते, बट ये है हमारा D5, तो ये सभी अनपेयर्ड है। ठीक है, जो रूल होता है वो क्या होता है, सभी ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक रखना है। अगर और होते यहाँ पर, अगर मान लीजिए होते 6 या फिर 8, तो हम और रख देते। अब ये सभी अनपेयर्ड है, तो टोटल कितने बन गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इससे हम सोल्व कर सकते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n+2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो यूज कर हम निकाल सकते हैं। इसके यूनिट्स बनेंगे बोहर मैग्नेटो। ठीक है, इसके बाद आता है कि दीज कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं कि जब इनके साथ कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हों वो आकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो वो यहाँ पर बन जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा है, इनके पास हाई न्यूक्लियर चार्ज है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके पास अवेलेबिलिटी है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की। ये हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो सभी इसी टॉपिक पर ही है। ठीक है, उसमें हम सभी कॉम्प्लेक्सेस की ही स्टडी करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो इसका रीजन आपको याद रखना है, ड्यू टू वाला, ये पूरा रीजन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही है कि इनमें बन सकते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल क्या होते हैं कि जब किसी मेटल में हमने कोई दूसरा एलिमेंट ऐड किया हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनके जो एटम्स होते हैं उनका साइज होता है लार्ज, उनके बीच जो यहाँ पर स्पेसेस बच जाती हैं, ये सभी एटम्स हैं, इनके बीच ये जो छोटी छोटी स्पेसेस एम्प्टी हैं, इनके बीच कुछ छोटे साइज के एटम्स जैसे कि कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन, ऐसे कुछ एटम्स यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, इन स्पेसिस को ऑक्यूपाई किया जा सकता है। इन स्पेसिस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। और जब इनमें कुछ और एलिमेंट एंटर हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इसका रीजन साथ में बताया गया है, इसलिए ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी रीजन है, डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं, तो बस इसको याद कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, तो आपका अच्छे से यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सुनो, इसके बाद है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत सारी अलॉयज बनती हैं। तो यहाँ पर अलॉयज क्या होती हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स विद और सम नॉन मेटल्स। ठीक है, ये क्यों बन सकती हैं, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स के साइज ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इसलिए किसी भी दूसरे एलिमेंट इनमें से डी ब्लॉक में से के जो एटम्स हैं वो किसी दूसरे के एटम्स की जगह पर आ सकते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए इनकी अलॉयज बन जाती हैं। जैसे कि ब्रास है, कॉपर और जिंक की अलॉय, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी अलॉयज बनती हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। ओके, इसके बाद है कि दीज एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। ठीक है, ये गुड कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमीडिएट्स। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में वो यहाँ पर इंटरमीडिएट बना सकते हैं। दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, जैसे कि निकल है। ठीक है, निकल या फिर प्लेटिनम को यूज़ किया जाता है जब हम किसी चीज़ की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, इनके जो आयंस होते हैं वो रिएक्शन के अंदर ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
इसलिए इनको यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कोई भी एग्जांपल आप साथ में दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी रिडक्शन की एग्जांपल हो सकती है, या फिर आप यहाँ पर हैबर्स प्रोसेस वगैरह को एज ए एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल आप यूज़ कर लें, उन सभी में जो हमारे कैटलिस्ट हैं वो कौन से होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ही होंगे। ठीक है, इसके बाद है मैंने आपको कहा था कि हम कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की एग्जांपल सोल्व करने वाले हैं। तो ये रही एग्जांपल, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये सभी आंसर हैं। एंड विच वन ऑफ दीज इज मोस्ट स्टेबल। तो इन सभी की पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएं, इनके एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, उनसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लेनी है। तो ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद मत कीजिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को खुद बनाकर देखिए तो आपको अच्छे से आ जाएगी। अब डी ऑर्बिटल्स का ऐसा एक बॉक्स बनाएं, ठीक है, 5 वाला। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखते जाएं तो आपको यहाँ से जानकारी हो जाएगी कि किसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब इसके पास है 4, तो यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4, तो इसके पास 4 के 4 ही अनपेड हैं। इसके पास है 2 1 2, ये भी सभी अनपेड हैं। इसके पास तो 1 ही है, ये भी अनपेड, और ये भी सभी अनपेड होंगे। तो ये सभी के सभी ही क्या बनाएंगे, कलर्ड आयंस बनाएंगे। ठीक है, और इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा Cr3 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, D3, जो कि T3 2T 2G वाली यहाँ पर फॉर्म कर लेगी, जिसके कारण कि वो स्टेबल होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करना है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ अब है इनके कुछ ऑक्साइड्स के बारे में। तो इनके बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं और इनके ऑक्सो यहाँ पर अनायंस बनते हैं। तो इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट थे 2 ऑक्साइड्स के साथ कंपाउंड, यानी कि KMnO4 एंड द पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इनकी स्टडी को इस साल के लिए सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो इसलिए हम इनको बीच में से स्किप करेंगे। और बाकी इनके कुछ यहाँ पर ऑक्साइड्स बन जाते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली ये बातें हैं कि जो स्कैंडियम है उसका सिर्फ यही एक ऑक्साइड बनता है, MO। जो यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स होंगे वो सभी एसिडिक होंगे, जैसे कि CrO3 या फिर Mn2O7, ये दोनों यहाँ पर एसिडिक बनेंगे। और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो सभी बेसिक बनेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सभी बनेंगे बेसिक और ये सभी बनेंगे यहाँ पर एसिडिक। ठीक है, तो इसमें कुछ इनके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के बारे में एक हमें रीजनिंग प्रॉब्लम है यहाँ पर ये पूछी जा रही, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से रीड कीजिए इस प्रॉब्लम को। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दिस सीरीज। इनकी इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर MnO4 नेगेटिव आयन के पास है और उससे लो इन सभी के पास है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसिस विद द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम टू विच दे आर रिड्यूस्ड। क्योंकि जब ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाते हैं, ठीक है, तो इनकी खुद की रिडक्शन होती है, तो रिड्यूस होकर इनकी जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जो MnO4 नेगेटिव है वो रिड्यूस होकर ये बना लेता है, Mn2 पॉजिटिव में चेंज होता है +7 से, तो इसकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। ऐसे ही ये सभी रिड्यूस होकर जो भी स्टेट्स बनाते हैं, जिसकी जितनी लो है उतना ज़्यादा वो स्टेबल है। इसलिए इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, ये सबसे लो वाला है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर एजेंट रहेगा। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो अब आप लोगों को खुद अच्छे से बाद में इनकी प्रैक्टिस करें, याद करें इनको। ठीक है, तो ही आपका अच्छे से ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, थोड़े से इसमें रीज़न जो कुछ ऐसे हैं कि जो आपको एक तो बार दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे, बार बार इनको सुनना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद है कि द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इज बेसिक। जो हमने ऊपर देखा था कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक हैं और जो यहाँ पर हायर वाले हैं वो या तो एसिडिक हैं या फिर एम्फोटेरिक हैं। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेटल बिहेव लाइक मेटल्स एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बिहेवियर अपना जो है वो कंप्लीटली मेटेलिक रखते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, इट्स मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन साइज। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना छोटा साइज, उतना लो मेटेलिक करेक्टर, और वो नॉन मेटेलिक हो जाते हैं या फिर एस मेटेलिक हो जाते हैं।
इसके कारण उनके ऑक्साइड एसिडिक और एम्फोटेरिक बन जाते हैं। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं MOB, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स रहेंगे तो वो बेसिक रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस आपको अच्छे से याद करने हैं। सो नाउ यहाँ तक था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा एंथेनोइड कंट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर एंटी पेन अल्टीमेट, यानी कि बाहरला जो सबसे शेल है उसके पीछे का दूसरा जो होगा शेल, उसके एफ ऑर्बिटल में ही एंटर होते हैं। ठीक है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसी होगी, NS2, उसके बाद एक जो होगा पीछे वाला D, और उससे एक पीछे वाला जो F यूज हुआ होगा, यानी कि जैसे कि 4F, ठीक है, 5D और 6S। ठीक है, ऐसे ही 5F, 6D एंड 7S, ऐसे ये यूज होते हैं। तो इसके साथ हमारे पास ये दो बन जाती हैं एफ ब्लॉक में सीरीज, एक बनती है 4F सीरीज, एक बनती है 5F सीरीज। और जो यहाँ पर है 4F सीरीज उसका नाम है यहाँ पर लैंथेनोइड्स, क्योंकि ये एक एलिमेंट आता है लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। उसके बाद सभी इलेक्ट्रॉन इस 4F में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। जो इसके यहाँ पर 14 एलिमेंट हैं वो शुरू होते हैं सीरियम से लेकर ल्यूशेटियम तक। ठीक है, सीरियम से लेकर ल्यूशेटियम तक, 58 से लेकर 71, बट इसकी स्टडी भी इनके साथ ही होती है क्योंकि इनका बिहेवियर कुछ एक जैसा ही है। ऐसे ही अगली सीरीज आती है इसमें जो दूसरी है, दैट इज यहाँ पर है एक्टेनोइड्स, जो कि 5F ऑर्बिटल्स की यहाँ पर फिलिंग होती है। और ये एक एलिमेंट है यहाँ पर एक्टेनियम। इसके बाद आते हैं जो कि थोरियम से शुरू होकर लॉरेंसियम तक है। ठीक है, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, 90 एटॉमिक नंबर से 103 तक। ठीक है, सो ये मैंने आपको ऑलरेडी ही यहाँ पर बता दिया है कि इनकी स्टडी भी इन्हीं के बीच ही इंक्लूड की जाती है। तो आगे इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इनकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। सो नाउ यहाँ पर है हमारे पास 4F सीरीज जो कि हमने अभी भी रीड किया था, दैट इज द एंथेनोइड्स। तो ये सभी उसके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जो हमारे पास रफली 4F, 5D और यूज होते हैं 6S। ठीक है, तो S में मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मोस्टली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। ठीक है, और जो D है इसमें या तो रहेगा 0 या रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और जो F है इसमें रहेंगे 0 से लेकर 14 तक, सॉरी 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, ये वाला एलिमेंट एक्सेप्शन है क्योंकि ये तो सिर्फ इंक्लूड किया गया है, इसमें F में इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर होता। ठीक है, तो इसमें से जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं, जैसे कि ये है CE, दैट इज द सीरियम, बाद में EU है, बाद में है यहाँ पर TB वाला एलिमेंट, और एक यहाँ पर एंड में है YB। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ये वाला है इसमें ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो यहाँ पर EU है इसमें से ओनली यही 2 जाएंगे, तो ये बनाएगा +2, क्योंकि F यहाँ पर हाफ फिल्ड हो गया है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। क्योंकि F में टोटल इलेक्ट्रॉन सेंटर हो सकते हैं 14, तो हाफ फिल्ड पर वो स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही जो यहाँ पर है सीरियम, ठीक है, तो सीरियम के यहाँ पर हैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, 2, 1, 3, 4, ये 4 के 4 ही रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो मोस्टली यहाँ पर +2, +3 वगैरह ही शो होती हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें सबसे ज़्यादा शो होती है। ठीक है, तो आगे इनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ठीक है, तो इनकी कुछ जर्नल रिएक्शंस हैं यहाँ पर हमें दी गई, ये आप लोगों ने खुद यहाँ पर रीड करनी है। जैसे कि इसके ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये वाले ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ऐसे ही इनकी रिएक्शंस हम यहाँ पर सल्फर के साथ, कार्बन के साथ, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, ये सभी एक्सप्लेन की जा सकती हैं। ठीक है, बट मे बी इस साल के सिलेबस में उन्होंने यहाँ पर एंथेनोइड्स का टॉपिक सिलेबस में बताया है, बट उनकी रिएक्शंस के बारे में नहीं बताया है। तो ये रिएक्शंस आपके जो यहाँ पर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको स्किप किया जा सकता है। ठीक है, बट इनके जो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर है ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सो नाउ बेसिक कैरेक्टर ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स, इनके हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं।
ठीक है, विच आर स्ट्रोंगर बेसिस देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बट वीकर बेसिस देन द CaOH2, that is the calcium hydroxide. So as the ionic size decreases from lanthanum 3 positive to the lutetium 3 positive, मतलब कि शुरू से सीरीज के एंड तक जो आयनिक साइज है वो छोटा होता रहता है, एंड जिसके साथ के बेसिक करेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। तो जो सबसे आगे वाला एलिमेंट है दैट इज लैंथेनम, उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और जो एंड वाला है उसका बनेगा वीकेस्ट बेस। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत बार ही एग्जाम में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम आगे जाकर एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पर लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि जो इनका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई है उसमें एक स्टेडी डिक्रीज आता है, मतलब वो रेगुलरली डिक्रीज ही होता है अलोंग द लैंथेनोइड सीरीज ऑफ द लैंथेनोइड एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड द लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। ये जो स्टेडी डिक्रीज है इनके आयनिक और एटॉमिक रेडियई में विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। तो सीरियम से लेकर ल्यूशेटियम तक एटॉमिक रेडियई चेंज होता है 183 पिकोमीटर से लेकर 173 पिकोमीटर तक। ऐसे ही इनका जो यहाँ पर आयनिक रेडियई है वो भी चेंज होता है। ये चेंज बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्मॉल है, बट रेगुलरली यहाँ पर डिक्रीज हमें देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो आप इसका जो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो आप लोग किसी भी बुक में से रीड कर देखेंगे या फिर वहाँ से उसे ऑब्जर्व करेंगे तो इसका ग्राफ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसे इसमें एक डिक्रीज होता है रेगुलरली। ठीक है, अब इसका आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका रीज़न क्या है, कोज क्या है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कोज ऑफ द लैंथेनोइड कंट्रैक्शन, इसका क्या कोज है, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए, अब विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे हम सीरीज में आगे मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगा, जिसके साथ के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ईच 4f इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जो 4f में इलेक्ट्रॉन सेंटर हो रहे हैं उन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज करता है, क्योंकि इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है ना, 4f इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शील्डिंग इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं। पुअर मतलब कि वो न्यूक्लियर की फोर्स को रास्ते में रोक नहीं सकते, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट 4f इलेक्ट्रॉन शेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इसलिए वो छोटा हो जाता है और साइज डिक्रीज होता है। हाउएवर डिक्रीज इज वेरी स्मॉल, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। इसका जो मेन रीजन यहाँ पर क्या बनता है कि 4f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसके कारण के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जिसके कारण के वहां पर हमें एक ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द लैंथेनोइड कंट्रैक्शन, और ये हो गया इसका कोज। अब इसके साथ क्या क्या हमें फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लैंथेनोइड कंट्रैक्शन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि सेकेंड एंड द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 4D एंड 5D वाली have similar properties as their atomic sizes and atomic radii are also similar due to the lengthenoid contraction। इसके अलावा जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था बेसिक करेक्टर ऑफ देयर कि हाइड्रोक्साइड्स, वो भी आप इसके साथ ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा नाउ इसके अलावा क्या है कि जितने भी लैंथेनोइड्स होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, क्योंकि उनके साइज में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है और उनका साइज एक रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वाई जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर साइजेस, क्योंकि जिरकोनियम हमें मिलता है इन द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये होती है यहाँ से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और ये हमें मिलता है इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इन दोनों के साइजेस एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए जिरकोनियम एंड हाफनियम के साइजेस एक जैसे होते हैं। और ऐसे ही ये भी और ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मोलिब्डेनियम एंड द W से क्या होता है टंगस्टन। इन सभी के ही हमें साइजेस यहाँ पर एक जैसे देखने को मिलते हैं। इन सभी का आंसर एक ही है, सिंपल सा, दैट इज लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी में से किसी का भी रीजन यहाँ पर पूछा जाए कि इनकी जो बेसिक करेक्टर होता है वो डिक्रीज क्यों करता है अलोंग द सीरीज,
या फिर इन सभी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम क्यों होती हैं, या फिर जो सेकंड एंड थर्ड सीरीज के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों सेम होती हैं, सबका रीज़न लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये है इनके कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो ऐसे ही इनके कुछ यूजेस हैं जिसमें कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी एक हम बना सकते हैं, दैट इज अलॉय, दैट इज कॉल्ड द मिश मेटल विच कंसिस्ट अप टू 95% ऑफ द लेंथेनॉइड मेटल्स। अब देखिए ये जो होते हैं सभी लेंथेनॉइड, इनकी सेपरेशन बहुत ही मुश्किल होती है, इसलिए इन सभी को एक साथ ही यूज़ कर लिया जाता है। एंड विद 5% ऑफ देखते हैं कि यहाँ पर आयरन विद सम अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इनके और यूजेस आप लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं, बट एग्जाम में सिर्फ आपको यही पूछा जाएगा अबाउट द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो इसके बाद आते हैं एक्टेनोइड्स, जिनको कि इस साल सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो वैसे आप लोग एक्टेनोइड्स के बारे में जरूर रीड कर सकते हैं, उनको मैंने नोट्स में उनके बारे में इंट्रोडक्शन वहाँ पर दी हुई है। और इसके बाद आप लोग सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द लेंथेनोइड्स एंड सकते हैं कि एक्टेनोइड्स एंड उनके बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों ने एक बार खुद रीड करने हैं, वो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो नाउ दीज आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन द लेंथेनोइड्स एंड द के यहाँ पर एक्टेनोइड्स। इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, f ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये सभी हाईली रिएक्टिव्स होते हैं। इनमें सेम नंबर ऑफ यहाँ पर जिनमें यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी सेम बनेगा। जैसे लेंथेनोइड्स में होती है कंट्रैक्शन, वैसे ही एक्टेनोइड्स में होती है। ये सभी आप लोगों ने खुद रीड करनी है, और साथ में इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ पर खुद रीड करने हैं। तो ये सभी हैं इन दोनों में आपके लिए डिफरेंसेस, प्लीज़ इन्हें खुद रीड करें। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो है वो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड बाद में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो बहुत सारे रीजनिंग प्रॉब्लम्स के आंसर्स मैंने आपको इसी में ही दे दिए हैं, और साथ में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। उनके आंसर्स आपको इसी वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं, वहाँ से आप लोगों ने उन सभी के आंसर्स को खुद एक्सप्लेन करना है ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रेपरेशन हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ ऐसे ही आपको आगे की आगे मिलती जाएंगी, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिए, वहाँ पर आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स को वहाँ पर हैं कि अपडेट किया जाता है, वहाँ से आपको सभी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।